Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of Introductory Econometrics, BA Honors Economics, Semester 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, और ये पेपर है, दिस इज पेपर ऑफ 2024 2024. तो 2024 का पेपर है. आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. एज यूजल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स. एमसीक्यू टाइप ट्रू फॉल्स होता है, एमसीक्यू नहीं है, सॉरी, ट्रू फॉल्स है. क्या कह रहा है देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. रीजन आपको देना है जरूर, रीजन क्या है. सॉरी, फर्स्ट कह रहा है फॉर एन OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y कैप i इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi. ये एक स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सिंपल रिग्रेशन में OLS इक्वेशन है वो यही इसी फॉर्म में आती. ओके, SRF बोलते हैं उसको, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं जिसको. द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिडुअल्स एंड मीन डेविएशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज जीरो. देखो, जब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने इंटरप्रेट सही करा तो आप सॉल्व कर पाएंगे. इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा. देखो, सम ऑफ यानी समेशन, किसका सम? सम ऑफ प्रोडक्ट यानी दो चीज़ों के प्रोडक्ट का सम है. ये है सम A इंटू बी. अब वो A क्या है और B क्या है ये देखते हैं. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यानी दो चीज़ों के प्रोडक्ट का सम. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिडुअल्स, पहली टर्म है रेजिडुअल्स EI, एंड मीन डेविएशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. मीन डेविएशन, एक्सप्लेनेटरी होता है x, उसका मीन से डेविएशन x माइनस एक्स बार. मीन डेविएशन क्या होगा? डेविएशन फ्रॉम मीन x माइनस एक्स बार. ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल तो x ही होता है, यहाँ पर x हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है. तो यानी EI और x माइनस एक्स बार का जो प्रोडक्ट है उसका जो सम है वो ज़ीरो है. ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है सर. इंटरप्रिटेशन गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. थोड़ा एक सेकंड सोचना पड़ेगा, सोच लीजिएगा एग्जाम में कि क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. उसके बाद तो मतलब केक वॉक है. फिर ये हमें प्रूव करना है समेशन EI xi माइनस एक्स बार 0. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करता हूँ. LHS इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लेता हूँ, समेशन EI xi माइनस EI x बार. अब समेशन एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? समेशन EI xi माइनस एक्स बार समेशन EI. ये हमारी प्रॉपर्टी OLS की. समेशन EI xi 0 होता है और समेशन EI भी 0 होता है. रीज़न क्या है? बिकॉज समेशन EI xi इज 0 एंड समेशन EI इज 0. प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. इसका भी प्रूफ कराया हुआ है, लेकिन जो चीज़ पूछी हम वही प्रूफ करेंगे. ऐसे तो हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी तो उसका प्रूफ करने लग जाएंगे तो क्वेश्चन तो एंडलेस हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास. समेशन EI xi 0 है, समेशन EI 0 है, तो यानी 0 माइनस 0 विच इज़ राइट हैंड साइड. तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ. तो यानी ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है. हमने प्रूफ कर दिया और कह दिया कि पहला स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू है. रीज़न हमने आपको प्रूफ करके दे दिया. तो लिखेंगे LHS RHS आ गया. सो देयरफॉर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिडुअल्स एंड मीन डेविएशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इज 0. स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट. ओके, सेट्रेस पैरिबस बी पार्ट. सेट्रेस पैरिबस, कीपिंग एवरीथिंग एल्स एज कांस्टेंट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट मानते हुए. ठीक है, द हायर द VIF variance inflation factor, the smaller is the variance of OLS estimators. इसको भी देखते हैं. देखो, जब मल्टीपल रिग्रेशन में आप जाते हैं और अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप I, तो होगा वो सिग्मा कैप स्क्वायर अपॉन समेशन स्मॉल xi स्क्वायर इंटू 1 माइनस RI स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको अपने पढ़ा मल्टीपल रिग्रेशन में वेरिएंस निकालने का. और वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर होता है 1 अपॉन 1 माइनस RI स्क्वायर. तो मतलब वेरिएंस ऑफ बीटा कैप I होगा सिग्मा कैप स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर इंटू ये 1 अपॉन 1 माइनस RI स्क्वायर मैं अलग कर सकता हूँ. यानी दिस इज सिग्मा कैप स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर इंटू वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर. यानी वेरिएंस ऑफ बीटा कैप ये बन गया. तो क्या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएंस ऑफ बीटा कैप में और VIF में इन्वर्स रिलेशनशिप है? क्या VIF यहाँ पे डिनोमिनेटर में है राइट साइड में? नहीं.
इन दोनों में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है? द स्मॉलर द वेरिएंस ऑफ ओएलएस, हायर वीआईएफ, स्मॉलर वेरिएंस। ये बात तो गलत हो गई। तो हम क्या कहेंगे? सिंस वेरिएंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू VIF, is directly related to VIF. So when VIF is higher, the variance of OLS estimators will also be higher, not lower. वो higher होगी, lower नहीं होगी. This means the given statement is false. असत्य है। ठीक है, सही है। डेरिवेशन दे दिया छोटा रखना है, क्योंकि देखो ये मतलब जो ट्रू फॉल्स होते हैं ये 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा आपके पास इनके लिए, इनमें डिवोट करने के लिए। टू द पॉइंट बात करनी है, कोई यहाँ वहाँ की कहानी लिखने से फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। तो जो बात ज़रूरी है वो लिखनी है, ज़रूरी बात पता होनी चाहिए। सर पता नहीं होगी तो फिर तो भगवान मालिक, पता होनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हम वेबसाइट पे लगाते हैं, अपने MCQ टेस्ट लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि ये जो ट्रू फॉल्स MCQs होते हैं ये कंसेप्ट चेक करते हैं, कंसेप्ट या कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग है। कंसेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये वाला, यहाँ कहानी तो लिख नहीं सकते। तो कंसेप्ट पकड़ के रहना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसके एप्लीकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या कह रहा है फॉर सी पार्ट में, फॉर एन OLS एस्टिमेटेड रिग्रेशन। ठीक है जी, ये रिग्रेशन वेरी सिंपल है ये भी। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ y एंड x बाय 1000, y को 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, x को भी 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, एंड री एस्टिमेट टू वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल, द इंटरसेप्ट टर्म विल इंक्रीज बाय 1000। बताओ किस टॉपिक का क्वेश्चन है? बताओ, पढ़ लिया आपने? अब बताओ किस टॉपिक का है? मैं तो बताऊंगा अभी, अपने मन से पूछो ये क्या है टॉपिक। ये टॉपिक है चेंज ऑफ स्केल। दो चीज़ें पढ़ाई ना, एक चेंज ऑफ ऑरिजिन, एक चेंज ऑफ स्केल। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट नंबर टू अ वेरिएबल, तो वो चेंज ऑफ क्या है? चेंज ऑफ ऑरिजिन, अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो। एंड इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ कांस्टेंट नंबर टू अ वेरिएबल, देन इट इज चेंज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 1000, तो चेंज ऑफ स्केल। तो वही मैंने कहा, कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं पता होगा तो नहीं होगा सर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास yi स्टार जो है वो है W1yi एंड xi स्टार है W2xi, और यहाँ पे W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1000। तो लिखेंगे हेयर yi स्टार इज W1yi, xi स्टार इज W2xi and W1 W2 is 1000. So regression model is yi star is equal to beta 1 cap star plus beta 2 cap star, इसमें कैप लगा दो, xi स्टार। ठीक है जी, ये मॉडल हो गया ट्रांसफॉर्म मॉडल। हेयर बीटा 1 कैप स्टार क्या है? बीटा 1 कैप स्टार इज W1 बीटा 1 कैप, यानी कि 1000 टाइम्स बीटा 1 कैप, एंड बीटा 2 कैप स्टार क्या है? वो है W1 बाय W2 बीटा 2 कैप, यानी कि 1000 बाय 1000 बीटा 2 कैप, यानी कि बीटा 2 कैप। तो बीटा 2 कैप स्टार तो बीटा 2 कैप के इक्वल है, और बीटा 1 कैप स्टार बीटा 1000 टाइम्स बीटा 1 कैप के इक्वल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट विल इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स। ट्रू, बिल्कुल सही है। इंटरसेप्ट बीटा 1 कैप को इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, बीटा 1 कैप को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। और बीटा 2 कैप को क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप का पूछा ही कुछ नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, आप एग्जाम में मत कीजिएगा इसको, क्योंकि उसने स्लोप पूछा ही नहीं है, उसने खाली इंटरसेप्ट पूछा है। तो इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? बीटा 1 कैप स्टार इज 1000 टाइम्स बीटा 1 कैप, यानी इंटरसेप्ट बिकम्स 1000 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर दिस चेंज ऑफ स्केल। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट, सिंपल, मुश्किल तो नहीं है। फिर से वही बात, अगर मुझे यही ना पता हो चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, मुझे यही ना पता हो कि चेंज ऑफ स्केल होने के बाद बीटा 1 कैप स्टार और बीटा 2 कैप स्टार का फॉर्मूला क्या है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? इसलिए कंसेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। फिर वो कह रहे हैं क्या, फॉर डी पार्ट में कहता है फॉर ए 3 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल TSS इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ESS एंड RSS। देखिए ये बात ट्रू है, क्योंकि TSS क्या होता है? अब इसका डेरिवेशन तो बहुत लंबा है, तो डेरिवेशन पे तो नहीं जा सकते। सिंपल में भी बहुत लंबा है, मल्टीपल में तो और ज़्यादा लंबा है, तो डेरिवेशन पे नहीं जा सकते, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन उसको वर्थ नहीं करता। तो हमें लिखना पड़ेगा क्या? लिखना क्या होगा?
TSS represents total sum of squares, that is total variation in the dependent variable. Total variation in the dependent variable, right? And this total variation can be due to two reasons. Number one, due to explanatory variables, and number two, due to other factors which are not included in the model. Okay? The change in dependent variable due to explanatory variables is called explained variation or ESS, and the change in dependent variable due to other factors not included in the model is unexplained variation. Unexplained variation, and it is captured by the residual term. So we also call it RSS, residual sum of squares. Thus, total variation is equal to explained variation plus unexplained variation, means TSS is equal to ESS plus RSS. So the given statement is true. ठीक है, डेरिवेशन पे नहीं गए हम लोग क्योंकि डेरिवेशन अथाह सागर है, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका, तो 3 नंबर जस्टिफाई नहीं करते। क्वेश्चन डेरिवेशन का नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर का होता तो मुझे डेरिवेशन करनी पड़ती थी, फिर करके दिखानी पड़ती, मैंने करके दिखाई हुई क्लास में आपको। लेकिन फिलहाल क्योंकि ट्रू फॉल्स में है, MCQ में है, ठीक है, तो उसमें 3 नंबर में इतना हमारे को एक्सप्लेनेशन लिखना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ई पार्ट, इट कैन easily happen that F statistic is significant while T statistic of exponent variables are not significant। याद करो किस टॉपिक के कंसिक्वेंस में ये बात लिखवाई थी मैंने, याद करो, सोचो एक बार, वो कौन सा टॉपिक था जिसके कंसिक्वेंस में ये बात लिखवाई थी, कैसा हो जाए तो इसका कंसिक्वेंस ये होगा, मल्टी कोलिनियरिटी। अगर मॉडल मल्टी कोलिनियरिटी से सफ़र करता है तो होता क्या है, इंडिपेंडेंटली जब हम चेक करते हैं, इंडिविजुअली चेक करते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स इनसिग्निफिकेंट आ जाते हैं, जबकि जब जॉइंटली चेक करते हैं तो वेरिएबल्स जॉइंटली सिग्निफिकेंट आ जाते हैं। ये इस बात का इंडिकेटर है कि मॉडल मल्टी कोलिनियरिटी से सफ़र करता है। फिर से वही बात, कंसेप्ट पता है तो ये MCQ मुझे पता है, कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर तो मेरे को ये MCQ नहीं पता है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, इट इज़ ट्रू because in the presence of multicollinearity it might happen, it may happen that some individual regression coefficients are statistically insignificant। one or more, some की जगह कह लीजिए one or more individual regression coefficients are statistically insignificant। However, when we test joint hypothesis, when we test overall significance, then they are jointly significant। This is one of the consequence of presence of multicollinearity in the model। ठीक है, clear? Last part, in a regression model with intercept, number of dummies for each qualitative variable must be less than the number of categories of that variable। ये बात भी ट्रू है। क्यों, हमने पढ़ा है ना भाई, हमने पढ़ा कि अगर एक डमी वेरिएबल, अगर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, क्वालिटी है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो मॉडल क्या होगा, yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 नॉर्थ प्लस β3 साउथ प्लस β4 ईस्ट। किसी एक को छोड़ेंगे, जरूरी नहीं वेस्ट, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा अगर इंटरसेप्ट टर्म भी है तो। और अगर इंटरसेप्ट टर्म ना हो तो हम ले सकते हैं β1 नॉर्थ प्लस β2 साउथ प्लस β3 ईस्ट प्लस β4 वेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि इंटरसेप्ट टर्म है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे फिर एक को छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने चारों को ले लिया तो मॉडल में क्या आ जाएगा, मॉडल में आ जाएगा डमी वेरिएबल ट्रैप, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ qualitative variable is direction, which have 4 qualities, north south east west, so we can consider only 3 of these directions as variables in the model when intercept term is present, because otherwise if we consider all 4 directions as dummy variables then model will suffer from dummy variable trap।
और परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है जी, क्लियर। देखिए कितना सिंपल सा पेपर है, लेकिन देखो भाई पेपर जो है जब आता है सामने तो ऑब्वियसली पेपर का प्रेशर होता है। पेपर जब आपको मिलता है 2 सेकंड अपने आप को काम डाउन कीजिए, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा जताइए, एस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ इसको, क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं सब पढ़ कर आया हूँ। एक एक क्वेश्चन को तसल्ली से 1 सेकंड 2 सेकंड देके पढ़िए, सोचिए किस टॉपिक क्या है, क्या कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिए, ठीक है। तसल्ली से पढ़िए पेपर को शांति से। हर किसी का अपना अपना देखो टेम्परामेंट है, कोई 2 सेकंड में पढ़ेगा, कोई 5 सेकंड में पढ़ेगा, कोई 10 सेकंड में पढ़ेगा, सबका अपना अपना छोटे छोटे पार्ट है, सबका अपना अपना टेम्परामेंट, ठीक है। तो उसको बदलने को तो मैं अब नहीं कह रहा हूँ आपको लास्ट आवर में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप अपने हिसाब से पेपर को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कीजिए। आंसर लिखने में थोड़ी सी अपनी स्पीड इंक्रीज रखिए, क्योंकि वो अब आपको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय और उसको लिंक, जैसे मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, मैंने नंबर मिलाया, वो नंबर जो मैंने मिलाया वो सैटेलाइट के थ्रू ढूंढ रहा है ये नंबर कहाँ है, ढूंढने के बाद जब कनेक्शन हो गया तो उसके बाद वो स्मूथली काम करेगा। तो पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि ये कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है। जब वो मुझे मिल गया, मुझको वो समझ में आ गया कौन सा टॉपिक किस चैप्टर के अंदर क्या कंसेप्ट लगने वाला है, फिर मैं अपनी स्पीड से लिखूंगा, फिर मुझे उसको लिखना है, प्रोवाइडेड मुझे कंसेप्ट आता हो। ये तो बेसिक बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया जी फर्स्ट कंप्लीट। होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए। कोई क्वेरी फिर भी अगर आपको है, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है, तो स्वागत है आपका, डाउट सेशन में आइए, डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।